हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हमने बात की थी पीरियोडिक टेबल की और हमने पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट कर लिया था पूरा का पूरा। अब हम इनऑर्गेनिक का एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एटम क्या होता है, किस तरीके से इसकी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, जो एटॉमिक थ्योरीज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि जो एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं कि एटम के अंदर और भी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी डिस्कवरी किस तरीके से की गई थी, वो कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। चलिए, तो देखो एटम की अगर हम बात करें तो बेसिक जनरल आप लोगों ने 9th और 10th के अंदर पढ़ा होगा कि एटम को अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, जिसमें इस तरीके की एटम की एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें सेंट्रल पार्ट के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसमें आपको पता है कि प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, और इन दोनों का जो मास होता है वो नियरली इक्वल होता है, राइट। और इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता रहता है। जैसे सन के अराउंड क्या करती है, अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है, वैसे ही इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। रिवॉल्व क्यों करता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा तो ये अट्रैक्शन फोर्स होगा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किसके अंदर एंटर कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व करता रहता है और अलग अलग इसकी शेल्स होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, जिस पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको हम बोलते हैं शेल। ठीक है, कोश बोलते हैं, और न्यूक्लियस हिंदी में इसको बोलेंगे तो केंद्रक। ठीक है, तो हमें ये सब पढ़ना है। पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इनकी डिस्कवरी कैसे की गई थी, किस किस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था उसके बारे में बात करें। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम की। ठीक है, तो एटम जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, साइंस में जितने भी ऑलमोस्ट जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीक वर्ड ही होते हैं। तो ग्रीक वर्ड है एटम। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है एटोमिका से, एटोमिका। ठीक है, एटोमिका से लिया गया है, जिसमें ए का मीन्स होता है नॉन। ठीक है, इसको हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ए टोमिका। ठीक है, जिसमें ए का मीन्स क्या होता है, नॉन होता है, टोमिका मीन्स होता है नॉन डिविजिबल, तो ये बन जाएगा नॉन डिविजिबल। ऐसा पार्टिकल जिसको हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते और आगे तोड़ नहीं सकते, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा जिसको कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसी को क्या नाम दिया गया था, उसी को नाम दिया गया था एटम, राइट। इतना समझ में आता है। वैसे अगर हम इंडियन साइंस की बात करें तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट तो नहीं थे, ऋषि मुनि थे, जिनका नाम था महर्षि गणाध। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले, ठीक है, जो मॉडर्न साइंस है उससे भी पहले, मॉडर्न साइंस तो बाद में आई थी। ठीक है, जो इंडियन साइंस थी उसमें महर्षि गणाध ने सबसे पहले बताया था कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, उस टाइम जो था स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा जो कण था जिसको हम आगे तोड़ नहीं सकते, उसको नाम दिया गया था परमाणु। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया था, परमाणु नाम दिया था। इसी थ्योरी को, गणाध की जो थ्योरी थी उसी को कट कॉपी पेस्ट किसने किया था, डाल्टन ने किया था। उसी को कॉपी किया और उसको थोड़ा बहुत चेंज करके नाम क्या दे दिया, एटम नाम दे दिया, यानी ग्रीक वर्ड के अकॉर्डिंग उसने नाम दे दिया। जबकि इंडियन के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले डिस्कवरी हो गई थी एटम की। स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दे दिया, परमाणु नाम दे दिया, राइट। सो देखो ये तो कहानी है पूरी की पूरी एटम की। ठीक है, अब हम एटम पर जितनी भी थ्योरीज हैं, डाल्टन थ्योरी, थॉमसन थ्योरी, रदरफोर्ड, बोहर, ठीक है, श्रोडिंगर, या फिर हम बोल सकते हैं डी ब्रोगली, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। ठीक है, सो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी, तो बहुत ही सिंपल है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। देखो सबसे पहले क्या किया था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था माइकल फेराडे। क्या नाम था, माइकल फेराडे। ठीक है, माइकल फेराडे ने क्या किया, माइकल फेराडे ने एक सॉल्यूशन लिया। ठीक है, एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने क्या किया, करंट पास की। जैसे सपोज अगर हम बात करें, अगर हम एग्जांपल है यहाँ पे, तो ये बीकर है, इस बीकर में उन्होंने इलेक्ट्रोड रखे। ठीक है, और इन इलेक्ट्रोड को क्या किया, बैटरी से कनेक्ट करा, और इस बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन था, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं। सॉल्यूशन था जो कि इलेक्ट्रोलाइट था। ठीक है, इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करते हैं या करंट को पास करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जितने भी ये दोनों इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड में मटेरियल जो भी है, ये जो सब्सटेंस भरा हुआ है इस सॉल्यूशन का, या जो सॉल्यूशन का जो सब्सटेंस है उसका क्या होता है, डिपोजिशन होता है या फिर लिबरेशन होता है। ठीक है, किसी इलेक्ट्रोड पर
लिबरेशन होगा, किसी इलेक्ट्रॉन पर डिपोजिशन होता है, ठीक है। मटेरियल का या तो लिबरेशन होगा या फिर डिपोजिशन होगा, तो इस तरीके का फिनोमिनन चलता है और ये एक रिएक्शन कंडक्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, रिएक्शन होती है। इसी रिएक्शन की वजह से जो सॉल्यूशन का मटेरियल होता है वो इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। या फिर कई रिएक्शन के अंदर उन्होंने ऐसा देखा कि जो इलेक्ट्रोड का मटेरियल होता है वो क्या कर जाता है, लिबरेट कर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से निक्षेपण होता है। हिंदी में अगर हम बोले निक्षेपण, मतलब सॉल्यूशन जो होगा या विलयन जो होगा वो इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाएगा, निक्षेपित हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, विसर्जित हो जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर। तो इस टाइप की उन्होंने रिएक्शन दी, ठीक है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है। इस तरीके की एक ट्यूब थी जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए थे और ये पूरी की पूरी सील थी, ठीक है। इसको बंद करके रखा हुआ था। यहाँ पे उन्होंने एक एयर सक्सेशन पंप लगा रखा था, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं वैक्यूम पंप, वैक्यूम, ठीक है। यानी इस ट्यूब से जितनी भी एयर थी उसको बाहर निकाल करके हम दूसरी गैस इसमें डाल सकते हैं। इन इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट किया गया था, बैटरी से इनको कनेक्ट कर रखा था, ठीक है। और यहाँ जो कंडीशन बनाई हुई थी, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, सॉरी हाई वोल्टेज, ये 2 कंडीशन थी। लो प्रेशर पर उन्होंने हाई वोल्टेज अप्लाई किया। जब भी हाई वोल्टेज अप्लाई किया जैसे ही, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होना स्टार्ट हुई, यानी करंट पास होना स्टार्ट हुई। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव और इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। और बैटरी में भी आपको पता है 2 साइन होते हैं, प्लस माइनस। तो देखो नेगेटिव जो था इसको हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज था, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड इलेक्ट्रोड बोलेंगे, ठीक है। और जो पॉजिटिवली चार्ज था इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या नाम देंगे, एनोड नाम देंगे। तो ये आपका हो गया एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, करंट को पास करते हैं, तो देखो क्या होता है, यहाँ से कुछ रेज जनरेट होना स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ से क्या होती है, कुछ रेज जनरेट होना स्टार्ट होती है। अभी ये हमें दिखाई तो नहीं देती, ठीक है, बट जो यहाँ पे फ्लोरोसेंट लगा होता है उससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन में उन्होंने क्या किया, सेम ऐसी की ऐसी एक ट्यूब ली, उस ट्यूब के अंदर अब की बार जो कैथोड है वो थोड़ा सा आगे लगा रखा था और यहाँ पे कोटिंग कर रखी थी, ठीक है। ये थी कोटिंग, किसकी थी, ZNS की, ठीक है। ZNS की कोटिंग थी। ZNS जो होता है फ्लोरोसेंट सब्सटेंस होता है, यानी इस पर कोई भी चार्ज पार्टिकल टकराता है, हिट करता है, तो यहाँ पे एक व्हाइट कलर का स्पॉट बन जाता है या फिर ग्रीन कलर का स्पॉट बन जाता है, ठीक है। तो ये फ्लोरोसेंट सब्सटेंसेज होते हैं। फ्लोरोसेंट सब्सटेंसेज वो होते हैं जिस पर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर हिट करता है तो वहाँ से लाइट जनरेट होती है या एक लाइट स्पॉट जनरेट हो जाता है वहाँ, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो आकर के हिट हुआ है, राइट। तो इसकी हेल्प ली उन्होंने। और यहाँ पे जो इसको हम बोल देते हैं कैथोड। अब की बार जो एनोड थी ये परफोरेटेड थी, ठीक है, यानी इसमें छोटे छोटे क्या कर रखे थे, होल कर रखे थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो डैश डैश में बता रहा हूँ, ठीक है आपको। तो ये आपके है एनोड, ठीक है। अब की बार जो एनोड है वो कौन सी है, परफोरेटेड एनोड है, यानी इसमें छोटे छोटे होल्स कर रखे हैं ताकि जो पार्टिकल्स हैं वो इन होल्स को पार करके इस कोटिंग पर टकराए और हमें पता चले कि क्या रियलिटी के अंदर पार्टिकल्स यहाँ से निकल करके यहाँ तक मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसको किससे कनेक्ट कर रखा था, वापस बैटरी से। सेम वही कंडीशन, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, सॉरी हाई वोल्टेज। लो प्रेशर हाई वोल्टेज के अंदर कंडीशन रखी और यहाँ से करंट पास आउट होना स्टार्ट हुई, तो यहाँ से पार्टिकल निकल करके इन होल से निकल करके कहाँ हिट कर रहे थे, यहाँ पर इस कोटिंग पर हिट कर रहे थे जो कि किसकी थी, ZNS की। तो ZNS की थी, तो यहाँ पे वाइट स्पॉट जनरेट हुए थे, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे वाइट बना रखे हैं, इनको हम नाम देंगे वाइट स्पॉट, ठीक है। जो कि क्या इंडिकेट करते हैं, ये हमें ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो आकर के हिट हुआ है, ठीक है। अब देखो कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, यानी जो कैथोड रेज है इनको हम क्या नाम देंगे, इनको हम नाम देंगे कैथोड रेज, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। सो देखो ये जो रेज है इसको हमने क्या नाम दिया, कैथोड रेज नाम दिया। ये कहाँ से जनरेट होती है, ये कैथोड से जनरेट होती है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया, कैथोड रे नाम दिया, ठीक है। कैथोड जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है,
इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स बोलते हैं, या फिर नेगेटिव पार्टिकल रेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव पार्टिकल्स बोलते हैं, उस टाइम नेगेटिव पार्टिकल्स नाम दिए गए थे, ठीक है। फिर इसी को आगे नाम दे दिया गया था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन नहीं था, इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, फिर इसको इलेक्ट्रॉन कर दिया गया था। तो जो कैथोड रेज से या फिर कैथोड से जो रेज निकलती है उसको हम क्या नाम देते हैं, कैथोड रे बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हमने क्या नाम दिया, कैथोड पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं हम, या फिर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी डिस्कवरी की गई थी। इसका जस्ट अपोजिट करोगे तो आपका क्या मिलेगा, प्रोटॉन मिल जाएगा, बट उसका हम देखेंगे अभी, ठीक है, राइट। तो अगर हम बात करें फर्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कैथोड रेज होती हैं ये डिपेंड नहीं करती है कि इस ट्यूब के अंदर कौन सी गैस भरी हुई है, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन गैस, ठीक है, ये गैस पर डिपेंड नहीं करती है। सेकंड, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा देते हैं तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन मूव करेगी। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को लगा देते हैं तो इसमें वेरिएशन आना या फिर डिवीजन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करना स्टार्ट करती है, क्या शो करती है, डिवीजन शो करती है, ठीक है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे कोई भी मेटल का अगर हम ऑब्जेक्ट रख दें, ठीक है, सपोज यहाँ पे हम मेटल की रिंग रखें यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हम मेटल की रिंग रखते हैं तो मेटल की रिंग जो है वो फ्लिप होना स्टार्ट करेगी, ठीक है, इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देगी, उसमें रोटेशन आना स्टार्ट हो जाएगा एक्सिस के अलोंग, ठीक है। ऐसे रेज आएगी तो इससे टकराएगी, इसका मतलब इनकी जो नेचर है वो कौन सी नेचर है, पार्टिकल नेचर है, ठीक है, पार्टिकल नेचर। वैसे ये सब चीज़ें जो आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स और है आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, बट फिर भी जो मेन चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो इसका जो नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है, वेव नेचर नहीं होता। तो इस तरीके से ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये डिपेंड नहीं करती है गैस पर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया गया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहले आप इसको कॉपी करो, फिर हम बात करेंगे चार्ज और मास रेशियो के बारे में, ठीक है, कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो पता किया गया कि इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है वो किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया और हमें पता चला उसकी वैल्यू, ठीक है, उसको हम देखते हैं। वो पहले आप इसको कॉपी करो। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखा। अब हम बात करते हैं कि मास और चार्ज रेशियो जो है या फिर चार्ज और मास रेशियो जो है इलेक्ट्रॉन का, वो किस तरीके से डिसाइड किया गया था कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, ठीक है, उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे थॉम्सन, ठीक है। तो जे थॉम्सन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, सेम उसी एक्सपेरिमेंट को वापस से रिपीट किया, बट उसमें थोड़ा सा अपनी ऑब्जर्वेशन उसने डाली थी, ठीक है। जो फेराडे का जो एक्सपेरिमेंट था उसी को उसने कंटिन्यू किया। क्या किया, देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कैथोड लगा रखा था, ठीक है, ये था कैथोड, और यहाँ उन्होंने क्या लगा रखा था, एनोड, ये है एनोड, ठीक है। और इन दोनों को किससे कनेक्ट कर रखा था, बैटरी से कनेक्ट कर रखा था, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मैग्नेट रख रखी थी, ठीक है, जिसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। एक सेकंड हम बात करें, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे क्या रख रखा था, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जो फेराडे ने बात कही थी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम अप्लाई करेंगे तो इसमें वेरिएशन डेविएशन आना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा देते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन मूव करती है, ठीक है। तो उसी को ही उसने एक्सप्लेन किया था, उसने ऑब्जर्व किया था कि किस तरीके से ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट रख रखा था, क्या रखा था, ये था जेडेंस की कोटिंग समझ लो, ठीक है, फ्लोरोसेंट। तो देखो थोड़ा सा समझना, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, थोड़ा सा समझना, बाकी डायग्राम आप देख सकते हो। तो यहाँ से आपको पता है ये पूरा का पूरा क्या था, वैक्यूम के अंदर था, ठीक है, पूरा का पूरा किस में है, वैक्यूम के अंदर। चलिए अब देखो, जैसे ही हम यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे,
जैसे ही हम यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, कैथोड रेज निकलना स्टार्ट होगी, तो यहाँ से कैथोड रेज निकलना स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये कैथोड रेज कहाँ जाती है, यहाँ तक जा करके यहाँ आती है, ठीक है। तो उसने फर्स्ट चीज़ पहले करी, पहले उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, ठीक है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, तो जो भी ये कैथोड रेज है उसमें हल्का सा डेविएशन हुआ और उसका एक पॉइंट आया यहाँ, मतलब यहाँ पर ही वाइट स्पॉट बन रहे थे, तो उसको उसने नाम दिया ए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो कैथोड रेज का जो स्पॉट आता है वो कहाँ आता है, ए पॉइंट पर आता है, ठीक है। यानी ये यहाँ से इसमें इतना सा डिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सेकंड की, फिर उन्होंने किया सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये इसमें हल्का सा डेविएशन आता है और यहाँ पे सी पॉइंट पर बनता है, ठीक है। यानी कौन सा पॉइंट बनता है, सी पॉइंट पर, यानी सी पॉइंट पर ही क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ वाइट स्पॉट आ रहे थे या फिर ग्रीन स्पॉट, जो भी है अकॉर्डिंग टू कोटिंग के अकॉर्डिंग होता है। फिर अगर हम बात करें थर्ड, ठीक है, बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंट रखा, ठीक है। यानी ना तो उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ना ही उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, सीधा सीधा कैथोड रेज जो है वो सीधा आकर के यहाँ पे सेंटर के अंदर हिट करती है और यहाँ पे एक पॉइंट बनता है बी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइटनिंग देखने को मिलती है। तो उनके पास में 3 पॉइंट्स बने, ए और बी और सी। तो इन तीनों पॉइंट्स का उन्होंने देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया और उसके बाद में उनका रिजल्ट निकाला, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो जो कैथोड रेज होती है वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अप्लाई करते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रेज होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन जब हम दोनों को अब्सेंट कर देते हैं तो ये जो ये कैथोड रेज होती है ये बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा सीधा मूव कर जाती है, ठीक है। और ये डिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड करता है जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का जो उसका मैग्नीट्यूड होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कितना ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड है, उस हिसाब से उसमें डिविएशन आएंगे। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो उसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, तो किस तरीके से ऊपर जाती है। फिर अगर हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे तो उसमें डिवीजन उस साइड ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे की साइड आना स्टार्ट हो जाती है और ये ऊपर की आना स्टार्ट हो जाती है और ये बीच में आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके का ऑब्जर्वेशन था। तो इससे उन्होंने एक रिलेशन निकाला जिसको हम बोलते हैं E/m। आपको एक्सपेरिमेंट याद नहीं रखना है, ठीक है। आपको एक्सपेरिमेंट कोई भी नहीं पूछेगा कि चार्ज और मास इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट बताओ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है और ये होता है आपका 1.788 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ये वैल्यू होती है, ठीक है। ई क्या होता है यहाँ पे, ई होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने किया गया था। तो ये रिलेशन आता है, इस रिलेशन को उन्होंने E/m से डिनोट किया था कि ये इलेक्ट्रॉन मास चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से इसी रेशियो से हमने क्या डिसाइड किया, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, राइट। तो आप इसको कॉपी करो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिसाइड किया गया था, किस तरीके से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको हम बोलते हैं मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बेसिकली ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, पहले हुआ करता था, ठीक है। अब इसको सिलेबस से हटा दिया गया, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि मुलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करो। सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो किस एक्सपेरिमेंट से डिसाइड किया गया था, ठीक है, या किस एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया गया था। तो वो था मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो NCERT के अंदर ग्रीन बॉक्स दे रखा है, उसमें आपको वो एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हो, बाकी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो देखो मुलिकन का जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है उससे उन्होंने क्या किया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड किया। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 × 10⁻, आपका होता है -19 कूलम। ये होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ये कितना होता है, -1.6 × 10⁻−19 कूलम। चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं, कूलम में मेजर करते हैं, ठीक है। इसी से क्या किया गया था, इसके हेल्प से, और जो जे थॉम्सन का इलेक्ट्रॉन बाय मास रेशियो था, ठीक है, चार्ज बाय मास रेशियो, उससे हम क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। तो क्या देखो किस तरीके से आएगा,
जो E/m था या me था, ठीक है, चार्ज अपॉन में इलेक्ट्रॉन का मास रेशियो जो था वो कितना था 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ठीक है, ये था। इसी से हम क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। तो देखो इन दोनों का अगर हम रिलेट करें तो क्या आएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में चार्ज मास रेशियो, ठीक है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस का 1 पॉइंट, माइनस तो हम साइन डिनोट करते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा माइनस, ये माइनस डिनोट करता है कि इस पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, ठीक है। बट हम इन दोनों को डिफरेंट करने के लिए इसको हम माइनस से शो करते हैं और उसको हम प्लस से शो करते हैं, ठीक है। अपॉन में कितना आएगा, ये 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, और ये आ जाएगा कूलम, ठीक है। जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, कूलम से कूलम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे, ई से सॉल्व हो जाए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास में आ जाएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻13 किलोग्राम होता है, यानी इतना उसका कम मास होता है, 10⁻31 है, ठीक है। तो माइनस के अंदर 31 है, तो कितना कम होगा इसका जो मास है किलोग्राम के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला गया था, किससे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज बाय मास रेशियो से, राइट। तो ये हम यूज़ करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये यूज़ करते हैं हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम क्या बोल देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, राइट। तो आप इसको कॉपी करो पहले, फिर हम लास्ट बात करते हैं कि किस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी और किस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी और किस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को हम डिस्कस करते हैं। सो देखो बहुत ही सिंपल है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी का जो एक्सपेरिमेंट था, जिसको हम कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है, उसी का जस्ट अपोजिट होता है एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैनाल रेज भी बोलते हैं, ठीक है। उसी से हमने क्या डिस्कवर किया, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो वापस से बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल से, ये बना देते हैं। चलो, ये आपका ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर क्या किया गया था, दो इलेक्ट्रोड थे, और इसको किससे कनेक्ट किया गया था, बैटरी से कनेक्ट कर रखा था, ठीक है। ये है आपका कैथोड और ये है आपका एनोड। तो जैसे ही हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ से क्या होगा, रेज जनरेट होगी, ठीक है। लेकिन अब देखो ध्यान से, जो कैथोड रेज थी वो गैस पर डिपेंडेंट नहीं थी। अगर आप कोई भी गैस भरो, ठीक है, तो हमेशा क्या रहेगी, कैथोड से एनोड के अंदर रहेगी, ठीक है ना, उसमें कोई भी चेंज आएगा, जो उसका नेचर होता है वही रहेगा, ठीक है, जो नेचुरल होता है। जबकि अगर हम बात करें पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है यहाँ पे जो गैस भरी होती है, ठीक है। हमने गैस भरी, जैसे सपोज कर लो पहले हमने हीलियम गैस भरी या फिर उसके, ठीक है, अलग अलग गैस जैसे जैसे हम इसमें फिल करते जाएंगे तो वैसे वैसे पॉजिटिव आयंस जनरेट हो। तो इसमें गैस फिल करी हुई थी, तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने से जैसे ही ये जो पार्टिकल्स हैं, जो कि गैस के पार्टिकल्स हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्टेक्ट में आते थे, तो वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है, यानी ये पॉजिटिव बन जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इनसे टकराता तो ये क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं गैसेस पार्टिकल। तो इसी से हमें क्या मिलना स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज मिलना स्टार्ट हुआ, उसको हमने क्या नाम दिया, पॉजिटिव आयंस। ये आपके हो गए पॉजिटिव आयंस। तो जैसे जैसे हम गैस को चेंज करते जाएंगे तो हमें डिफरेंट टाइप के क्या मिलते जाएंगे, पॉजिटिव आयंस मिलते जाएंगे। लेकिन जब हमने हाइड्रोजन गैस यूज़ की, जब हमने हाइड्रोजन गैस को यूज़ किया तो हमें लाइटेस्ट या स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पार्टिकल मिला, पॉजिटिव पार्टिकल, जिसको हमने क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया। तो जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के आयोनाइज होने से हमें एक पॉजिटिव पार्टिकल मिला जिसका वेट सबसे कम था। जो भी हमने अदर एक्सपेरिमेंट किए, जो भी हमें पॉजिटिव आयंस मिले, उनके रेस्पेक्ट में उसका जो साइज़ था और उनका जो वेट था उसका, वो बहुत ही कम था, उसको हमने क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया। तो इस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। प्रोटॉन की डिस्कवरी, या अगर हम बात करें पॉजिटिव आयंस किस तरीके से जनरेट होते हैं, पॉजिटिव आयंस जनरेट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर जो करंट है उसके और पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आने से पार्टिकल क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, जिस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन गैस, या फिर नेचर ऑफ गैस बोल देते अपन, नेचर ऑफ
तो ये गैस के नेचर पर डिपेंड करेगी कि आपने उस ट्यूब के अंदर कौन सी गैस फिल की है। अगर आपने हीलियम गैस फिल की है, नियॉन की रही है, ठीक है, अलग अलग टाइप की जितनी भी आपने गैस फिल की है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से कौन से पॉजिटिव आयंस जनरेट होते हैं, ठीक है। तो जब हमने हाइड्रोजन गैस को उसमें फिल किया, देन उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट को फ्लो किया, तब हमारे पास में एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज मिला, पॉजिटिव आयन मिला जिसका वेट जो था वो सबसे कम था और सबसे उसका साइज जो था वो सबसे कम था। उसको हमने क्या नाम दिया? प्रोटॉन नाम दिया। तो इस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो थी वो किस तरीके से की गई थी? जेम्स चैडविक नाम का एक साइंटिस्ट था, चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी और जे थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। वैसे तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी फैराडे के अकॉर्डिंग होती है, बट हम नाम जे थॉमसन का देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन मास रेशियो, उसका मास जो है वो सारा का सारा किसने बताया था? जे थॉमसन ही बताया था। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी जे थॉमसन के द्वारा, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी गोल्डस्टीन के द्वारा और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है जेम्स चैडविक के। तो चैडविक ने क्या किया? एक बेरिलियम का टुकड़ा लिया, ठीक है, बेरिलियम का एक टुकड़ा लिया। बेरिलियम के टुकड़े पर उसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज जो है यहाँ पे बम्बार्ड की, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स, इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे अल्फा रेज जो है वो बम्बार्ड की गई यहाँ पे। तो जैसे ही जब हम बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल, ठीक है, यहाँ से टकराती है तो यहाँ से कुछ पार्टिकल्स जनरेट हुए, इस बेरिलियम से कुछ पार्टिकल्स निकले जो कि क्या थे? जिन पर कोई भी चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल थे, ना उन पर पॉजिटिव चार्ज था ना उन पर नेगेटिव चार्ज था, वो न्यूट्रल पार्टिकल्स थे और इसी को क्या नाम दिया गया था? न्यूट्रॉन नाम दिया गया था। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए का जो एक्सपेरिमेंट है वो है बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम की सरफेस थी, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल डाले गए। जैसे ही हम अल्फा पार्टिकल डालते हैं तो उसमें से क्या रिलीज होते हैं? कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स जनरेट होते हैं जिन पर ना तो पॉजिटिव चार्ज था ना उन पर नेगेटिव चार्ज था, न्यूट्रल था, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं था। उनको हमने क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन नाम दिया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। सो आप इसको कॉपी करो, फिर हम तीनों जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स आपके, उनको हम डिस्कस करते हैं और उनकी डिस्कवरी, उनका वेट, उनके चार्ज, उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं कि जो एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी एटम के अंदर भी और उससे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, इसका जो सिंबल है वो है ई, हम इसको ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम बात करें चार्ज की, तो इस पर चार्ज होता है माइनस का 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर हम इसकी मास की बात करते हैं या फिर वेट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, ठीक है, ये इसका मास होता है। और अगर हम चार्ज की बात करें रेस्पेक्ट में, तो इस पर होता है वैल्यू हम -1 मानते हैं। फिर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन को हम डिनोट करते हैं P से। इस पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? प्लस का 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और इसका जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं +1 से, ठीक है, यानी चार्ज होता है। फिर अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन को हम डिनोट करते हैं N से। इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है इस पर। मास की अगर हम बात करें तो सिमिलर होता है 1.678 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, और इसको हम बोल सकते हैं जीरो होता है इस पर चार्ज, ठीक है, जीरो। डिस्कवरी की अगर बात करें, साइंटिस्ट की बात करें, तो ये होगा आपका जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। प्रोटॉन की डिस्कवरी आ जाए आपका गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए आ जाएगा आपका चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक। तो इस तरीके से ये साइंटिस्ट थे तीनों, और तीनों ने उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। तो इस तरीके से ये है आपकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन डिस्कवरीज की थ्योरी या फिर एक्सपेरिमेंट, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हमने डिस्कवरी की, राइट। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे एटम की डिस्कवरी के बारे में, जो एटॉमिक थ्योरीज हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डाल्टन की थ्योरी, थॉमसन थ्योरी, रदरफोर्ड की थ्योरी और बोहर की थ्योरी जो है वो आपके सिलेबस की है। उसमें हम डिस्कस करेंगे उनके जो एप्लीकेशन पार्ट है, उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि आगे हमें काम आएगी एप्लीकेशन पार्ट में, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।